फ्रेंड्स, मैं सेराराम सिमार। वेलकम बैक ऑन मी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स पढ़ रहे थे हम, और पिछले वीडियो में हमने किया था असर्टिव सेंटेंसेस के जो रूल करवाए थे हमने। टेंस कैसे बदलना है, सर्वनाम कैसे बदलना है, निकटतम शब्द दूरस्थ शब्दों में कैसे बदलना है, संयोजक क्या लगाना है और आरवी को कैसे चेंज करना है। ये मेजर 5 रूल है और 5 नियम पहले वीडियो के अंदर हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 1 वीडियो, तो पहले वो ज़रूर देखें, नहीं तो उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अपन बात करते हैं आज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है देखना आप। सबको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन सा? पहला प्रकार देखिए, पहले प्रकार में WH वर्ड होता है, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी जिसे बोलते हैं। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और शेष लास्ट में और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक तरीका ये, इसको एग्जांपल जैसे समझिए, उदाहरण से कि व्हेन डू यू प्ले चेस, तुम शतरंज कब खेलते हो। अब देखना पहली संरचना ये होगी WH वर्ड, चलो ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब ये रही, सब्जेक्ट ये रहा, मैन वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो ये है पहले प्रकार का वाक्य। तो संरचना WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहचान क्या है कि WH वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया होती है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार का वाक्य सीधा ही जो है सहायक क्रिया शुरू होता है, WH वर्ड नहीं होता उसके अंदर। तो उसकी शुरुआत क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको समझिए, डू यू प्ले चेस। चलिए अब इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई प्रश्न सीधी सहायक क्रिया जानते हैं, डू डज विल से लिजार एम वाज वगैरह, कैन कुड मे माइट वुड शुड वगैरह, सारी ये सहायक क्रिया है। 24 सहायक क्रिया टोटल 24 होती है। तो कोई प्रश्न सीधा सहायक क्रिया शुरू है, डू डज से शुरू है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ऐसे प्रश्न है ना यस नो आंसर टाइप, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। यस नो आंसर टाइप क्यों कहते हैं इसको यस नो आंसर टाइप? अगर कोई प्रश्न सहायक क्रिया शुरू है तो उसका उत्तर सदैव हां या ना में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो? तुम कह सकते हो यस और नो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? तुम कह सकते हो यस और नो। अच्छा, हैव यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी ली है? आप कह सकते हो यस या नो, इस तरह से। अच्छा अब अगर मैं ये कह दूं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दे दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया है? व्हाट का। WH वर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं तो कोई कारण बताया जाता है, कोई समय बताया जाता है, कोई स्थान बताया जाता है, कोई प्रक्रिया बताई जाती है, किसी के बारे में पूछा जाता है, तो उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सहायक क्रिया शुरू, उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। चलो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले इनके जो है इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके क्या क्या नियम है। इजी है, इजीली समझा दूंगा आपको, इतना समझ आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि WH वर्ड से शुरू नहीं, यहां देखते हैं यस नो आंसर टाइप वाला क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन कौन से? जो सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, यानी कि सहायक क्रिया शुरू होंगे सीधे यस नो आंसर, उनको इनडायरेक्ट ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो देखिए रूल देखिए, पहला तो यह है कि आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे? आरवी को यानी सेड टू है तो क्या कर देंगे अपन? सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। अगर सेड टू का से है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड
और सेज है तो क्या हो जाएगा आस्क, इस तरह से। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। पहली बात होगी ना आरवी को चेंज कर दिया। दूसरी बात करते हैं अपन संयोजक की, कनेक्टिव का। संयोजक क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? तो संयोजक कहां लगता है पता है आपको? इन्वर्टेड कोमा हटा करके, इन्वर्टेड कोमा ये जो होती है इन्वर्टेड कोमा, यहां संयोजक लगता है ना। तो अगर अंदर प्रश्नवाचक वाक्य तो संयोजक क्या लगेगा? इफ या फिर वेदर। इफ या वेदर का प्रयोग करना है कहां पर? इन्वर्टेड कोमा हटा करके। तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम करना है सब्जेक्ट को लिखें, यानी कि अगर सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन है जो भी है उसका केस बदल करके उसका परिवर्तन करके लिखें। इसको थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यदि आवश्यक हो तो, उसके बाद मैन वर्ब ये आएगी, और उसके बाद लास्ट में छठा काम बचेगा वो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जो इंटरोगेशन मार्क्स होता है प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है और पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम लगाएं। ये काम जरूर करना है। ये जो क्वेश्चन जो होगा ना उसको हटा करके पूर्ण विराम लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे वापस एक बार समझा रहा हूं कि आरबी को सेड टू को मास्क में बदल देंगे। उसके बाद संयोजक हम इफ या वेदर में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट को किसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, मैन वर्ब का प्रयोग करना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ना तो प्रश्न नहीं रहेगा, याद रखना। वो फिर असर्टिव जो साधारण वाक्य बन जाएगा, जो है साधारण वाक्य असर्टिव जिसे बोलते हैं वो बन जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। एग्जांपल समझना उदाहरण से, जैसे मान लो हरि सैड टू गीता, हरि सैड टू गीता, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? ये बन गया। अब साई क्रिया शुरू है ना, डब्ल्यू वर्ड से तो है नहीं, सीधी साई क्रिया से शुरू है। चलो इसका प्रश्नवाचक का इसको अपन चेंज करके देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर हरि का हरि रहेगा। चलो सैड टू किसमें बदल जाएगा बताया था मैंने आपको अभी, आस्क्ड। कब होगा आस्क्ड? जब अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो ध्यान रखना, पूछा आस्क्ड। अच्छा हरि ने किससे पूछा? गीता से। तो ये काम तो हो गया ना आस्क्ड। 5 काम बदले मैंने आपको। तो पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया, आस्क्ड हो गया। कोमा हटा के इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। परीक्षा में आपको इफ भी दिया हुआ आ सकता है, वेदर भी दिया हुआ आ सकता है, आप जो चाहे लगा सकते हैं। चलो इफ का प्रयोग कर दिया, इफ का प्रयोग कर दिया, और इफ का प्रयोग करने के बाद मैंने बताया था आपको ये दूसरा काम हो गया, संयोजक लग गया। अब ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम इफ के बाद सीधा सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को यहां रख दें, जब तो वाक्य फिर से प्रश्नवाचक बनने के सूत्र में आ जाएगा, लेकिन अपन को इसको तोड़ना है। तो हम साधारण वाक्य में लेना है। साधारण वाक्य में लेने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, संयोजक के जस्ट बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया को तो छोड़ेंगे, सहायक क्रिया को चलो छोड़ दो, सब्जेक्ट को पहले ले लो। ये सब्जेक्ट रहा यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? मैंने कल बताया था आपको कि जो यू है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया था ना, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो गीता के हिसाब से गीता लड़की है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी। समझ रहे हो? इफ सी कैन, अब चूंकि ये सब्जेक्ट लगा दिया, अब सहायक क्रिया का प्रयोग यहां करना है। तो सी कुड, इफ सी कुड, स्पीक का स्पीक, और इंग्लिश का इंग्लिश, और अंत में पूर्ण विराम। ध्यान देना, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। एक बार वापस समझ लीजिए, अंदर प्रश्नवाचक है तो यहां आस्क्ड कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर का ए का प्रयोग करना। कब करना है? जब यहां सहायक क्रिया है सीधी, डब्ल्यू वर्ड होता तो उसी डब्ल्यू वर्ड को रखते हैं यहां पर, लेकिन सहायक क्रिया है तो इफ लगाया। यू को चेंज किया सब्जेक्ट, इसमें सहायक क्रिया को छोड़ना है, यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट गीता लड़की थी तो यहाँ सी किया, लड़का होता तो ही कर देते, बहुवचन होता तो दे कर देते। ठीक है, चलो सी हो गया। तीसरा काम सर्वनाम चेंज कर दिया। अब उसके बाद कैन कुड में जाएगा, मैंने बताया था आपको कैन कुड में, मैं माइट में। तो कैन गया कुड में, स्पीक का स्पीक, इंग्लिश का इंग्लिश। और जब यहाँ पर जब देखो आप सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया है, तो जब यहाँ सूत्र ही प्रश्नवाचक का है ही नहीं तो फिर प्रश्नवाचक किस चीज का? ये प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। दूसरा देखते हैं,
अमन said to प्राची, अमन said to प्राची, are you reading my diary at this time? क्या तुम इस वक्त मेरी डायरी पढ़ रही हो? अब सुनना, अमन का अमन रहेगा, चलो अंदर पर्सनवाचक है, सहायक क्रिया से शुरू हो रही है, तो यहाँ सेड को किस में बदलेंगे? सॉरी, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, पर्सनवाचक है ना अंदर, तो आस्क्ड हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट को रखना तो वैसे ही रखा जाएगा प्राची। अब इनवर्टेड कॉमा हटाए क्या लगाएंगे? इफ या वेदर, चलो लगा दे इफ, ये क्या हो गया? दूसरा काम हो गया। अच्छा, सहायक क्रिया को छोड़नी है, फिर से बता दूं, इफ के बाद जस्ट बाद सहायक क्रिया नहीं लिखनी है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, तो पहले सहायक क्रिया को छोड़ो, सब्जेक्ट लिखो, यू को चेंज करो, प्राची के हिसाब से क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सी। अब एक बार सब्जेक्ट को लिख दिया ना, उसके बाद अब सहायक क्रिया को रखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, पहले ये फिर ये आगे जाकर यूं आएगा, पहले यू को चेंज करना है फिर इसको आगे ले आना है, यानी कि सी लिख दिया, इज आर एम किस में चेंज होगा? वाज वर्ब में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो अमन आस्क्ड प्राची इफ शी वाज रीडिंग, क्या वह पढ़ रही थी? अच्छा, माय डायरी, किसकी डायरी भाई? उसने प्राची से पूछा क्या तुम मेरी डायरी पढ़ रही हो इस वक्त? तो माय डायरी, माय यानी कौन सा पर्सन है? आई, माय, मी, आई कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है? तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? अमन के हिसाब से, अमन के हिसाब चेंज होगा। अमन लड़का है, तो लड़का है तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? ही, तो ही, हिज और हिम, यहाँ पर आप देखेंगे ही, हिज, हिम तीन केस होते हैं, और अपन को चेंज किससे करना? मई के साथ चेंज करना, तो आई, मई और मी। मैंने बताया था कि बीच में मोटी दीवारें होती है। अब मुझे बताओ, जब मई को चेंज करेंगे अमन के हिसाब से, मई को चेंज करेंगे अमन के हिसाब से, तो क्या ही लिख सकते हैं वहां पर? नहीं, क्योंकि हम इसको अगर चेंज करेंगे ना, तो इसकी समकक्ष कास्ट यानी कि समकक्ष वर्ग के अंदर ही रहेगा। ये अगर मई है तो हिज में चेंज हो सकता है, ये मई ही में या फिर आई हिज में या आई हिम में इस तरह से चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मई के स्थान पर क्या आएगा? हिज, और डायरी का डायरी, और एट दिस टाइम की जगह एट दैट टाइम हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप। दिस को दैट में बदलेंगे, निकटतम शब्द दूरस्थ शब्द में बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ का प्रयोग करना है, आस्क का प्रयोग करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहायक क्रिया को छोड़ करके पहले सब्जेक्ट लिखना और फिर सहायक क्रिया करनी। यहाँ गलतियां होती है बच्चों, बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं। चलो थोड़ा और इसको देखते हैं डिटेल। एक और वेदर वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा मैं तसल्ली से करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कुछ और सेंटेंसेस में ले लेता हूँ। देखिए, रितु सैड टू सौरभ, रितु सैड टू सौरभ, डू यू लाइक मी। चलो ये सेंटेंस ले लेते हैं, डू यू लाइक मी। अब इसको चेंज करेंगे, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो रितु सैड टू किस में चेंज होएगा? आस्क्ड में, और सौरभ, ठीक है ना, ये थोड़ा स्पेलिंग। चलो हाँ सौरभ। अच्छा यहाँ कोमा अटक क्या लगाएंगे? एफ लगाएंगे। अब क्या करेंगे? सहायक क्रिया को छोड़ेंगे, चलो छोड़ दिया। यू किसके साथ चेंज होगा? लड़का सौरभ है इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो एक काम हो गया, दो काम हो गया, तीसरा काम, चौथा काम है सहायक क्रिया लगानी। अब फ्रेंड सोचना, सहायक क्रिया लगानी है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डू डज इसमें चेंज किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब मुझे बताओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में या डू डज को डिड में चेंज करूं, कर दूं डिड में? आप एक बार याद कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसके अंदर क्या डिड का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो अपन यहाँ डू का डिड नहीं करके लाइक का क्या कर देंगे? लाइक्ड। और इफ यू लाइक्ड, और मी किस में चेंज होगा? ऋतु के हिसाब से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है ना, मी, आई माई मी, तो ऋतु के हिसाब से सी हर हो जाएगा यहाँ पर, हर। तो फॉर और फिफ्थ यहाँ पर चेंज हुए हैं, यानी फोर चेंज हुए, टाइम एडोर है नहीं इसके अंदर। चलो अब आप वापस देखना, यहाँ पर वापस देखना एक बार।
वापस यहाँ सेकंड फॉर्म कहां से, आप सोचेंगे कि सर आपने यू को देखो वापस देखना यहाँ पर सेट टू को आस्क्ड में कोमा हटा कर इफ लगाया है, डू को छोड़ करके यू को चेंज किया सौरभ के हिसाब से ही यहाँ पर समझ में आ गया, लेकिन डू का डिड क्यों नहीं किया यहाँ पर, सीधा लाइक क्यों कर दिया। लेकिन फिर से बता रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा। लेकिन बात अगर नेगेटिव की करते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो हर्षिता सेड टू गौरव, जैसे मान लो डोंट यू हेल्प मी, अगर ये सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, तो हर्षिता सेड किसमें चेंज होएगा, आस्क में, और ये गौरव का गौरव इफ लगा देंगे। अब डू नॉट है, डू नॉट को छोड़ना, यू को सॉल्व करना, पहले यू गौरव के हिसाब से ही। अब मुझे बताइए डू नॉट किस में चेंज होगा, ये डू नॉट चेंज होगा डिड नॉट में, डिड नॉट हेल्प मी गया हर्षिता के हिसाब से हर में। अब आप सोचेंगे, अब आप ये सोचेंगे कि सर यहां पे डू था तो आपने लाइक कर दिया, यहां पे भी डू है तो यहां पे आपने डिड क्यों किया। इसका उत्तर सुनेगा, उत्तर इसका यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक जब चेंज होता है तो पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक में चेंज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब चेंज होता है ना, तो इंटरोगेटिव तो चेंज हो जाता है पॉजिटिव के अंदर यानी कि अफर्मेटिव के अंदर, लेकिन जो साथ में नॉट लगा है ना उसको कहां डालेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी कि उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है वो डिड नॉट होता है उसके अंदर, इसलिए यहां पर हमने डिड नॉट का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने वाला। अब अपन दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, वो है क्या, WH वर्ड का प्रयोग करके जो बनता है इनडायरेक्ट स्पीच, वो देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। चलो देखिए WH वर्ड इसका कैसे बनना है, इसके क्या रूल है, रूल वही है कि आरवी को किस में बदलना है, आस्क कर देना आरवी को। दूसरा संयोजक जो लगेगा कनेक्टिव जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो WH वर्ड, सेम ही WH वर्ड वही कनेक्टिव का काम करेगा। तीसरा इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है ना। अच्छा चौथा काम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और पांचवा काम क्या करना है, मैन वर्ब का प्रयोग करना है, और छठा काम क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा का हटा करके क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा जो होती है सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसको हटा करके क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, प्रश्न को हटाकर, प्रश्न चिन्ह को हटाकर क्या करना है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप ये जरूर करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। जब प्रश्न रहेगा ही नहीं तो फिर किस चीज का ये आप लगा रहे हो, इसको एग्जांपल समझ लो, ये नियम ये है, लिखवा दिए थे मैंने आपको, लेकिन आप उदाहरण से समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे मान लो माय फ्रेंड शेयर टू मी, मेरे मित्र ने मुझे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर वापस देखना है, ये डायरेक्ट में देखना, माय फ्रेंड शेयर टू किसमें चला जाएगा, आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। अब इफ या वेदर लगाएं, प्रश्नवाचक है नहीं लगाना, क्योंकि आगे सहायक क्रिया शुरुआत थोड़ी है, अगर सहायक क्रिया शुरुआत होती ना तो इफ या वेदर लगाते। तो क्या करना है, संयोजक के रूप में WH वर्ड जो है ना वही संयोजक का काम करेगा यहाँ पर। अच्छा WH वर्ड के बाद जिस तरह से वेदर के इफ या वेदर के बाद हमने सहायक क्रिया को छोड़ा था, इसलिए WH वर्ड के बाद भी सहायक क्रिया को छोड़ना है, सब्जेक्ट को पहले लेना है, तो मी के हिसाब से किसमें चेंज होगा, आई, क्यों, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा यहाँ पर इधर, तो आई में हो गया। अच्छा आई, अब यहाँ पर लिव का हो जाएगा लिव, अंत में फुल स्टॉप। अब सवाल ये उठता है सर डू को डिड में क्यों नहीं किया, तो पहले बता चुका हूँ आपको
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलो यहां पर देखिए, हर्ष said to पूर्वी, यहां पर देखिए when will you return my book, तो मेरी पुस्तक कब लौटाओगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर, इसका सुनिएगा डायरेक्ट कि हर्ष सेड टू किसमें चला जाएगा, हर्ष आस्क्ड पूर्वी, हर्ष ने पूर्वी को पूछा, क्या पूछा, वैन का क्या हो जाएगा, वैन ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम, दूसरा काम। तीसरा, साइकिल को छोड़ेंगे, यू को चेंज करेंगे, पूर्वी के हिसाब से क्या होगा, सी, तीसरा काम। अब साइकिल को प्रयोग करेंगे तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। अच्छा, रिटर्न का रिटर्न, और माई बुक का हो जाएगा, माई बुक किसकी, हर्ष की है ना, क्योंकि ये माई है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब चेंज होगा, इधर हर्ष है तो किधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हिज बुक में। यहाँ पर वापस देख लीजिए एक बार, आज तो है यहाँ पर इनवर्टेड को मांडा करके वैन का, वैन विल को छोड़ना है, मैंने बताया था, वापस नियम देख लेना कि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सीधे सब्जेक्ट का प्रयोग करना, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, आगे ले लो इसको चेंज करके, तो ये हर से तक जब सी हो गया, अब सही क्रिया का प्रयोग करना, विल वुड में चला जाएगा, रिटर्न हिज बुक, इस तरह से। तो ये हो गया प्रश्नवाचक जो है वाक्यों का ये सूत्र। डब्ल्यूएच वर्ड कोई सा भी हो, इसी तरह से उसको संयोजक के रूप में काम करेगा। चलो एक सेंटेंस का डब्ल्यूएच वर्ड का और लेके देखते हैं, जैसे देखिए, माय टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसका बनेगा माय टीचर सेड किसमें हो जाएगा, आस्क्ड में, माय टीचर आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट संयोजक, साई क्रिया को छोड़ेंगे, यू को चेंज करेंगे, मेरे हिसाब से तो आई हो जाएगा, इजारे वाज में, तो आई वाज, व्हाट आई वाज डूइंग, जो मैं कर रहा था, प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे फुल स्टॉप। फ्रेंड्स फिर से बता दूं मैं आपको, बदलाव आपको कहां करना है, यहां देखिए एक बार, यहां कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता दूं आपको, यहां का क्रम तोड़ना है। डब्ल्यूएच वर्ड सहायक क्रिया सब्जेक्ट का क्रम जो है वो तोड़ करके डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, ये क्रम तोड़ना है। ये डब्ल्यूएच वर्ड, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड, और यहां पर देखिए सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट है ना, तो इसको बदलेंगे ना, तब क्या बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड और सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब। यहां देखो, आप नोट करो, यहां गौर करो, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आया, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, ये चेंज करके करना है। ये इतना समझ आ जाएगा तो आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको ये चेंज करने वाला नियम कौन सा, किसमें कैसे चेंज होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है देखना, तीसरा प्रकार का वाक्य जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, मैं पहले ही आपको वॉइस के अंदर बता चुका हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अच्छा, जैसे मान लो हेल्प मी, कम हियर, गो देयर, शो मी योर बुक, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, इस तरह से ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज्ञार्थक जिसे बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। अच्छा, इसमें इसकी समाप्ति जो होती है वो हिंदी में ओ या ए से होती है। जैसे मान लीजिए कम हियर, यहाँ आओ या यहाँ आइए, शो मी योर नोटबुक, तुम मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाओ या उत्तर पुस्तिका दिखाइए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए या दरवाजा खोलो, इस तरह से हिंदी समाप्ति होती है। तो हिंदी समाप्ति क्या होती है, हिंदी समाप्ति किससे होती है, ओ या फिर ई, खोलिए, करिए, आओ, इस तरह से। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट शुरू हिंदी समाप्ति ओ या ई से होती है। इसमें ना सलाह, कोई या तो सलाह होता है या सुझाव होता है या फिर आदेश होता है या फिर निवेदन होता है, ऐसा कोई भाव छुपा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो कोई ना कोई भाव है ना, आधे ऑर्डर दिया ना, ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, तो ये निवेदन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ऐसा कोई भाव होता है। चलो,
इसकी और पहचान क्या है कि ये जो है डोंट से भी शुरू होते हैं, मना करने के लिए डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से भी शुरू होते हैं। जैसे मान लो डोंट स्मोक हियर, यहाँ धूम्रपान मत करो, तो ये मना हो गया, डोंट हो गया। तो प्लीज गिव मी 2 days लीव, मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए, प्लीज का प्रयोग किया आपने, तो ये भी इस तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये तो होगी इसकी पहचान। अब इस इनका वाक्य में अगर है तो उसमें क्या करना देखना, नियम क्या है इसको बदलने के इनडायरेक्ट स्पीच में, सुनिएगा। पहला नियम है कि आरबी को अपन भावानुसार, आरबी जो है वो भावानुसार एडवाइज में या फिर रिक्वेस्टेड में, समझ रहे हो, या फिर ऑर्डर्ड में, या फिर सजेस्टेड में, या फिर जो है एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड वगैरह, इस तरह से ऑर्डर वगैरह, इसमें ईटीसी ऐसे भाव जो है उसमें बदल देते हैं। किसको? आरबी को चेंज करना। अब देखो यहाँ पर टोल्ड या आस्क्ड में नहीं करना है, भावानुसार करना है। अगर एडवाइस का भाव है तो एडवाइस कर देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, इस तरह से। दूसरा संयोजक, ध्यान रखना फ्रेंड, संयोजक का प्रयोग। अब संयोजक जो इसमें लगेगा ना वो खाली लगेगा टू। अब टू क्यों लगेगा उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो कारण ये है कि ऐसे वाक्य जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होते हैं ना, तो ऐसे वाक्य जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होते हैं तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव कहलाती है। तो इसको इंफिनिटिव का निर्माण करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। चलो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, और शेष नियम यथावत। अच्छा, प्लीज काइंडली या इस तरह से प्लीज काइंडली वगैरह हो ना, प्लीज काइंडली है, जैसे डोंट है उसे हटा देते हैं, हटा दे, और अंत में पूर्ण विराम लगाने। शेष नियम यथावत, जो बाकी नियम है वो एज इट इज रहेंगे, शेष नियम यथावत रहेंगे। ठीक है ना? चलो फ्रेंड्स, देखते हैं अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इजी है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटेंस ले लेते हैं, 3-4 सेंटेंस उसके हिसाब से अपन समझ लेंगे। जैसे मान लो, माय टीचर said to me, मेरे अध्यापक जी ने मुझे कहा, show me your notebook, मुझे तुम्हारी नोटबुक दिखाओ। इसको चेंज करते हैं। चलो, तो यहाँ माय टीचर है तो सेड किस में चला जाएगा? मेरे अध्यापक जी ने मुझे निवेदन किया, आदेश दिया, ऑर्डर है ना, मेरे अध्यापक जी ने मुझे आदेश दिया, ऑर्डर किया, क्या करने के लिए? अब इनवर्टेड कोमा हटा के क्या करेंगे? यहाँ पर टू लगाएंगे। क्या करेंगे? टू लगाएंगे। तो पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे है तो उसको वैसा का वैसा लिखना है। तो माय टीचर ऑर्डर्ड, सॉरी यहाँ मी चला बीच में, यहाँ मी लिखना है, ये छूट गया था। तो माय टीचर ऑर्डर्ड मी, मेरे अध्यापक जी ने मुझे आदेश दिया, टू कोमा हटा के टू लगा दिया, शो मी किस में हो जाएगा? मी यहाँ है ऑब्जेक्ट और यहाँ भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो सीधा मी का मी रहेगा। मी योर नोटबुक, सॉरी वापस एक बार यहाँ देखते हैं। ये मी जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो माय टीचर यहाँ पर, यहाँ हिम या हर आएगा। अगर जेंट्स टीचर है तो फिर यहाँ पर हिम आएगा, लेडी टीचर हर आएगा। टू शो हिम योर नोटबुक के हिसाब से माय नोटबुक, क्योंकि अब ये योर है ना, वो मी के हिसाब से चेंज होगा, तो माय नोटबुक अंत में फुल स्टॉप, ये बन गया। ठीक है ना? दूसरा जैसे लेके देखते हैं, तो यहाँ ऑर्डर्ड, जैसे मान लो she said to Amit, consult a good doctor। उसने अमित को कहा कि एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लो। तो क्या एडवाइस करिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एडवाइज्ड अमित, उसने अमित को सलाह दी क्या करने की? कि टू कंसल्ट, परामर्श लेने की, टू कंसल्ट किससे? ए गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी। तो आपने क्या किया? पहला काम एडवाइस कर दिया, दूसरा टू सो जोड़ दिया, बस बाकी और कुछ चेंज करना नहीं। अंदर को निकटतम शब्द दूर शब्दों में है ही नहीं, जब है ही नहीं तो अपन को चेंज ही नहीं करना है। चलो आगे देखिए, जैसे मान लो द कर्नल said to the soldiers, don't
लुक बैक, पीछे मत देखो, इस तरह से। तो द कर्नल अब सेड टू, ऑर्डर दिया ना, तो यहां पर ऑर्डर्ड, ठीक है ना, कर्नल आदेश, सैनिकों को आदेश दिया, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, आदेश दिया क्या करने के लिए। अब डोंट आया ना, तो यहां पर बन जाएगा नॉट टू, क्या बनेगा, नॉट टू, डोंट को नॉट टू बदल देते हैं, नॉट टू लुक बैक, पीछे देखने के लिए जो है, पीछे नहीं देखने के लिए आदेश दिया, क्या क्या, नॉट टू, यहां ऑर्डर्ड। इसका एक तरीका और भी है बनाने का, वो बता देता हूं। हम ऑर्डर्ड के हिसाब से परीक्षा में कई बार आपको फॉरवर्ड दिया आ सकता है, मना करना, तो यहां द करते हैं, द कर्नल, यहां पर द कर्नल, तो यहां पर देखिए कि द कर्नल फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड में ध्यान रखना नॉट शामिल होता है। द कर्नल फॉरवर्ड, कर्नल ने मना किया, किसको मना किया, द सोल्जर, सैनिकों को क्या करने के लिए, टू लुक बैक, पीछे देखने के लिए। अब सवाल ये उठता है, अगर ऑर्डर्ड है तो फिर नॉट टू, क्योंकि अगर नॉट है ना तो नॉट टू बदलेगा अगर यहाँ ऑर्डर्ड है तो, और अगर ऑर्डर्ड की जगह फॉरवर्ड लगा दिया तो नॉट इसके अंदर आ जाता है, जब इसके अंदर नॉट आ जाता है तो फिर यहाँ नॉट नहीं आता, फिर यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहते हैं माय मदर टोल्ड मी, माय मदर शेयर टू मी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, तो इसका बनेगा कि माय मदर ऑर्डर्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे आदेश दिया, नॉट टू मेक ए नॉइज, एक तो ये तरीका, शोर मत करो, या फिर ऐसा भी बन सकता है कि माय मदर फॉरवर्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझे मना किया, टू मेक ए नॉइज, शोर करने के लिए। तो आप फॉरवर्ड लगाते हो तो फिर टू लगाना है, और अगर ऑर्डर्ड वगैरह लगाते हो तो फिर नॉट टू लगाना है, क्योंकि ऑर्डर में तो नॉट होता नहीं है, तो फिर आगे नॉट टू लगाना पड़ेगा, और फॉरवर्ड लगा दिया तो फिर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। चलो इसका एक सेंटेंस और देखते हैं कि प्लीज काइंडली वाला, उसमें रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए द बेगर, यहां पे देखिए द बेगर said to him, please give me something to eat, करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। चलो, तो यहां पर हो गया द बेगर सेड टू, किस में हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में हो जाएगा ना, भिखारी ने रिक्वेस्ट ही करी थी, अच्छा भिखारी रिक्वेस्ट ही मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, अब रिक्वेस्टेड हो गया तो प्लीज काइंडली शब्द हट जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया, टू गिव जोड़ देंगे ना, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा हटा के टू गिव देने के लिए, मी मुझे, भिखारी अगर जेंट्स है तो उसके साथ हिम, तो टू गिव हिम क्या देने के लिए, कि समथिंग कुछ, और टू ईट खाने के लिए। ध्यान रखना अगर इंफिनिटिव है ऑलरेडी अंदर तो उसका टेंस मत बदल देना है, डायरेक्ट स्पीच में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी जाएगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज काइंडली और डोंट, इसका प्रयोग होते हैं। अच्छा, अगर लेट का सेंटेंस अगर इसमें दिया हुआ है तो भी जो है अपन उसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो ही said to me, उसने मुझे कहा let me go inside, मुझे अंदर जाने दो। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो क्या करेंगे, he requested, उसने निवेदन किया, me मुझसे क्या किया, तो यहाँ पर to let, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान करके इसके साथ टू का प्रयोग करें, to let me, he के हिसाब से to let him go inside। इस तरह से let का प्रयोग भी हो सकता है। अगर लेट्स दिया हुआ है, जैसे मान लो देखिए इस तरह से, अगर दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा लेट्स प्ले चेस, चलो से चेस खेलते, शतरंज खेलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपकी सेड टू को किसमें बदल देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि लेट्स प्ले चेस, चलो चेस खेलते हैं, सुझाव होगा ना एक तरह का, तो सजेस्टेड में बदल देते हैं, फिर लेट्स को हटा देते हैं और कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लिख करके सीधा प्ले, टू प्ले चेस, उन्होंने हमें शतरंज खेलने का सुझाव दिया। इस तरह से जो है ये सेंटेंस बदल सकता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सब ये जो सेंटेंस है ना मैं बता रहा हूँ, पहले असर्टिव बताया, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनकी संरचना अलग अलग होती है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस तरह से
फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इस तरह से होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या प्लीज काइंडली इस तरह से। ऑप्टेटिव सेंटेंस अज्ञार्थक जो इच्छावाचक जो वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य वो कुछ अलग प्रकार से होता है। जैसे उसकी संरचना क्या होती है, जैसे मान लो मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, मैं यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलो इनका जो इनडायरेक्ट बदलेंगे, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो नियम क्या है, देखो नियम यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आरवी को चेंज करना है। तो आरवी को किस में चेंज करेंगे कि ब्लेस्ड है, विज्ड है, या प्रेड है, या कर्स्ड है, एटीसी, इस तरह के कुछ शब्दों में चेंज कर देंगे। अच्छा दूसरा संयोजक क्या लगेगा, संयोजक लगेगा अपना दैट फिर से, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग। अच्छा उसके बाद तो मैं, माइट में, शैल, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, मैं, माइट में, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अच्छा पांचवा काम क्या करना है, मैन वर्ब लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात शर्ट में, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इसकी जगह पर क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि पूर्ण विराम लगाना है। अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल से इसको वापस एक बार। तो देखिए फ्रेंड को सेंटेंस से समझिए। सेंटेंस है माय ग्रैंडफादर सेड टू मी, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, मैं गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो मेरे दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो माय ग्रैंडफादर, मेरा दादाजी ने क्या किया, ब्लेस किया, ब्लेस्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। पहली हो गया यहाँ पर सेंटेंस देकर के यहाँ पर ब्लेस्ड, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि इन्वर्टेड कोमा की जगह हटाकर इसकी जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एक दैट हम लगा रहे थे असर्टिव सेंटेंस के अंदर, जो साधारण वाक्य होता है दैट का प्रयोग करते हैं संयोजक के रूप में। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पर इफ या व्हाट का प्रयोग करते, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो है डब्ल्यूएच वर्ड का जो है वो सेम टू सेम रखेंगे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि ये अंत में विस्मयवाचक चिन्ह होता है, शुरुआत में मैं वगैरह ऐसा होता है इस तरह से। तो तब क्या करना है कि यहाँ इन्वर्टेड को हटा के दैट लगाया। अब मैं को छोड़ना है, सीधा सब्जेक्ट लिखेंगे दैट गॉड। अब मैं को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सही कर लिखनी है तो मैं को बाद में माइट कर दिया। और हेल्प का हेल्प, और यू किसके हिसाब से, दादाजी ने कहा कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी किसकी, मेरी तो करे ना, तो मी, इस तरह से। वापस देख ले एक बार, सेट को ब्लेस्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड को हटा के दैट लगाया है, सही करे को छोड़नी है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है तो सब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे। अब सवाल ये उठता है सब्जेक्ट को चेंज करें तो ये तो थर्ड पर्सन है, आई और यू होता तो इस तरह से उसका केस होता, चेंज करते। थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम या किसी कुछ है तो ऐसा कुछ है तो वो चेंज नहीं करेंगे, तो गॉड का गॉड रखेंगे। अच्छा अब मैं को माइट में चेंज कर देंगे, हेल्प का हेल्प, यू जो है इसको चेंज कर दिया मी के अकॉर्डिंग, तो ये मी हो गया इस तरह से। आगे देखिए, सी said to me, she said to him, उसने उसको कहा, मैं यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो तुम्हारी। तो शेयर टू किसमें हो जाएगा, विज्ड या ब्लेस्ड, ब्लेस्ड में हो जाएगा। उसी उसने ब्लेस्ड भी मुझे आशीर्वाद दिया, दैट की। अब यू चेंज करेंगे हिम के हिसाब से, सॉरी यहाँ हिम आएगा ना, हिम के हिसाब से किस में चेंज हो जाएगा, ही चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो हिम के हिसाब से, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस ही होता ना, तो ही में हो जाएगा माइट में, और लिव लॉन्ग तो लिव लॉन्ग, और अंत में फुल स्टॉप, ये हटाना, ये एक्सक्लेमेशन में मैक्स होता है, फुल स्टॉप रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट जैसे देखिए, the old lady said, may you go to heaven, स्वर्ग में जाओ तुम, तो ये आशीर्वाद हो गया, विश हो गई, इच्छा हो गई। she wished या blessed, she wished
अब यहाँ पर यू आई यू का या तुम्हारा किसके लिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सी विज्ड मी मान लेते हैं। चलो यहाँ पर सी विज्ड मी, तो यू को इसमें चेंज करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, सी विज्ड मी दैट आई, अब मैं चला गया माइट में, आई माइट गो टू हेवन, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो है, यहाँ ब्लेस्ड कर दो, बढ़िया बेहतर रहेगा, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं स्वर्ग में जाऊं, आई माइट गो टू हेवन, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के कुछ रूल थे। अब यहाँ पर ये अगर होता ना हेवन की जगह पर हेल, नरक में जाओ तुम, तो यहाँ पर क्या करते अपन, ब्लेस की जगह पे क्या कर देते, कर्स कर देते, सी कर्स्ड मी, उसने मुझे जो है अभिशाप दे दिया, साफ दे दिया दैट की आई माइट गो टू हेल, हेवन की जगह अगर हेल लिखा हुआ है तो अपन क्या कर देंगे वहां पर कर्स्ड कर देंगे, इस तरह से। तो ये थे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो थे, इस तरह से इसके प्रयोग होते हैं। अच्छा, अगर ऐसे भी कुछ सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में अगर कुछ किया, मतलब ऐसे सेंटेंस में और इस और तरह के भी होते हैं, वो बता दूंगा आपको कैसे होता है। जैसे मान लो she said to me goodbye, उसने मुझे कहा अलविदा, तो she bade me goodbye, उसने मुझे अलविदा कह दिया। ये शॉर्ट सेंटेंस है, इसमें दैट वगैरह का प्रयोग नहीं करना। जैसे मान लो she said to me, उसने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, तो इसका क्या बनेगा कि she wished me birthday, उसने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, इस तरह से। जैसे मान लो she said to me, उसने मुझे कहा हैप्पी दिवाली, तो she wished me दिवाली। अच्छा, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि he said to her, उसने उसको कहा थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा, तो अगर इस तरह का सेंटेंस है तो सीधा ही बन जाएगा कि he thanked her, उसने उसको धन्यवाद दिया, इस तरह से। ये सीधे सेंटेंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आगे आते हैं वाक्य। अब बात करते हैं लास्ट जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फ्रेंड्स अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य जिसे कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये इसकी संरचना है कुछ क्या, किस प्रकार की, जैसे मान लो व्हाट ए नाइस कार, कितनी सुंदर कार है, इस तरह से। जैसे मान लो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए हैं, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, इस तरह से ये हुर्रे। अल्लास आई हैव लॉस्ट माय पर्स, अरे मेरा बटुआ खो गया। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी, सडन अपन रिएक्शन करते हैं किसी चीज का, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की श्रेणी में आता है। ये पूछा भी जाता है थोड़ा सा अलग तरह का, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है, थोड़े रूल है इसमें। तो पहले प्रकार का जो वाक्य है ना उसको देखते हैं। तो क्या करेंगे अपन, आरवी को जो है, आरवी को भावानुसार, किसका भाव है उसके अनुसार चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि exclaimed विद जॉय या सोरो या सरप्राइज, इस तरह से इसमें चेंज कर देंगे भाव सेंटेंस को देख करके। आरएस के अंदर जो सेंटेंस है उसको भाव देख करके exclaimed विद जॉय, सोरो या सरप्राइज, खुशी है तो जॉय, दुख है तो सोरो, आश्चर्य है तो सरप्राइज, इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, संयोजक क्या लगाएंगे, संयोजक लगाएंगे दैट, फिर से इसी में दैट ही लगेगा। अच्छा, तीसरा क्या करेंगे, जैसे मान लो तीसरा इसमें यह है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चौथा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद पांचवा काम करेंगे, मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब का प्रयोग है। अच्छा, छठा काम है हाउ या वॉच है तो वेरी में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, वेरी में। और सातवां काम है उसके बाद जो है, उसके बाद विस्मयादिबोधक को हटा करके, विस्मयादिबोधक चिन्ह है उसको हटा के क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नियमों से समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से तो शायद और बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। दो ही प्रकार के सेंटेंस है, दोनों प्रकार के सेंटेंस में लेकर के देखते हैं अपन।
पहले प्रकार का सेंटेंस देखिए, जैसे मान लो धोनी शेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, ठीक है ना, ये हो गया इस तरह से। अब इसको चेंज करेंगे, तो जब मैच जीत गए तो खुशी होगी ना, तो धोनी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात है, एक्सक्लेम विद जॉय। अब कोमा हटाकर इन्वर्टेड कोमा हटा क्या लगाएंगे, दैट, हुर्रे, अल्लाह जैसे शब्दों को हटा देते हैं, तो धोनी एक्सक्लेम विद जॉय दैट, वी जाएगा दे में, ध्यान रखना वी को दे में चेंज करना है, तो दैट दे, हैव की जगह हो जाएगा हैड, वन का वन और द मैच का मैच, अंत में पूर्ण विराम। वापस देखिए एक बार, सैड को हमने एक्सक्लेम विद जॉय में बदल दिया कि खुशी की बात है अंदर, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाया है, वी को हमने दे में चेंज किया है, और हैव वन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करके हैड वन हो गया, द मैच का द मैच। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, अतुल सैड अल्लास, अरे आई हैव लॉस्ट माई पर्स अगेन, मेरा बटुआ फिर से खो गया, अतुल ने कहा, तो दुख की बात है, तो अतुल एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अब जॉय तो लिखेंगे नहीं, सोरो लिखेंगे, दुख की बात है, तो अतुल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, अब आई उसने खोया ना, तो आई अतुल के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, हैव लॉस्ट हो जाएगा हैड लॉस्ट में, और माय पर्स हो जाएगा हिज पर्स में, और अगेन यानी अगेन, इस तरह से। तो ये हो गया, अल्लाह से सोरो है, इस तरह से ये इसके भाव प्रकट होते हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रकार का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है, उसके बारे में भी एक बार देख लो, थोड़ा अलग से बनता है, हट करके बनता है, वो दिखा देता हूं मैं आपको। तो दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है वो देखना, जो इसमें इस तरह से आता है, शी सेड व्हाट ए नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वो आश्चर्य हुआ उसको, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। फ्रेंड्स अब एक चीज नोट करेंगे, ये डब्ल्यूएच वर्ड है वोट, तो वहां वोट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, ये पर विस्मयबोधक है। डब्ल्यूएच वर्ड ये जो वोट लगा है ना, वो प्रश्नवाचक के लिए नहीं लगा है, एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पर दैट के बाद एक्सक्लेम सरप्राइज दैट। अब चूंकि मैंने बताया था संयोजक लग गया, पहला काम वर्ब हो गया, दूसरा काम संयोजक लग गया। अब आप नियमों में देखना, मैंने तीसरे नंबर पे जो है वर्ब का प्रयोग करना बताया है, तो दैट, अब नहीं सॉरी सब्जेक्ट का प्रयोग करना बताया, तो यहाँ पर दैट जो कार है ना, ये लिखा जाएगा। वापस देखना एक बार, शी सेड व्हाट ए नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले आश्चर्य हुआ तो शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज ये कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दिया। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ना है, तो यहाँ द कार ही है ना सब्जेक्ट इसका, चलिए द कार, अब मैंने बताया था सही क्रिया का प्रयोग करना है, तो द कार वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, व्हाट ए नाइस कार है ना, तो इजारे वाज में जाएगा, तो द कार वाज वेरी, व्हाट हाउ वेरी में चेंज होगा, वेरी नाइस, और ए और एन को हटा देते हैं। इसको एक और एग्जांपल समझ में देखिए, अभिषेक शेड, अभिषेक ने कहा व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो यहां पर आ जाएगा अभिषेक सैड, अभिषेक एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वो आश्चर्य से कहता है दैट की। अब मुझे बताओ इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, आइडिया है ना, तो दैट द आइडिया, अब चूंकि इज है नहीं पर इसको पास्ट में मान के चलना है, द आइडिया वाज, वर्ड को किसमें चलेंगे, वेरी गुड, ये आइडिया वाज वेरी नाइस, आइडिया बहुत अच्छा था, इस तरह से अंडरस्टैंड करके चलना होता है। इसके अंदर अपने आप को कुछ मान के चलना होता है कि सेंटेंस है विस्मयबोधक, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर भावों के हिसाब से चेंज करना पड़ता है,
जैसे मान लो काव्या शेड हाउ कूल यू आर सिंगम, कितने कूल हो तुम। तो यहां पर आएगा काव्या एक्सक्लेम्ड विद अपलोज। प्रेज होता ना तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो यहां पर अपलोज का मतलब प्रशंसा की है ना, काव्या ने किसकी की है, अपलोज दैट सिंगम was very cool. Kavya exclaimed with applause that Singham was very cool. इस तरह से अब आप देखेंगे हाउ को अटक या कोई इन्वर्टेड को अटक को दैट लगाया है, हाउ को जो चेंज किया था इसमें वेरी में, कूल तो बाद में रहेगा, लेकिन ये सिंगम जो था ना ऑब्जेक्ट था ना, इसको यहाँ पर एज इट इज अंदर था, इसको सब जो है इसको एज इट इज इसके स्थान पर यूज कर लिया है। चलो ये और थोड़ा एक थोड़ा ये और सेंटेंस इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो she said how hot today, कितनी गर्मी है आज। तो यहाँ पर she exclaimed with disgust, अगर डिस्गस्ट का प्रयोग भी करते हैं, दैट डे, टुडे किस में जाएगा, दैट डे में ना, दैट डे वाज वेरी हॉट। वह कहती है एक्सेलेंट डिस्गस्ट, उसने खिन्न होकर के कहा दैट की, दैट डे वो दिन वो था वेरी हॉट, बहुत गर्म था, इस तरह से। तो आप ये चीज देखेंगे कि हाउ और व्हाट वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थोड़ा टिपिकल टाइप के विशिष्ट है, इनको व्हाट और हाउ को वेरी में बदल देते हैं, वहाँ ए और एन होता है उसको हटा देते हैं, अगर संज्ञा जो होती है उसके पीछे आगे लगा करके उसके आगे द लगा देते हैं। इस तरह से एक आधा सेंटेंस और मुझे लगता है इसको एक आधी बार एक आधा सेंटेंस और लेके देखना चाहिए ताकि और ज़्यादा जो है ये क्लियर हो जाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थोड़ा टफ है, कैसे बता दूँ, समझाना भी अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे देखिए एक बार, she said what a beautiful necklace it is, कितना सुंदर हार है ये। तो she exclaimed with surprise, ये applause भी लिख सकते हैं यहाँ पर, that, अब यह नेकलेस है ना, the necklace was very beautiful। वॉच गया वेरी में ए और एन बता देना, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है ना, इट इज मान के चलना है। तो यहाँ पर नेकलेस का नेकलेस रख दिया है, तो वापस देखने एक बार, तो सैड को किसमें बदला, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में इन्वर्टेड को हटा करके दैट लगा दिया है, ठीक है ना। तो मैंने बताया दैट के जस्ट बाद नाउन रखनी है, तो नाउन ये नेकलेस हो गई, इजारे में वॉज वर्ब बदलना है, तो इट इज था तो ये वॉज वर्ब हो गया, और व्हाट ए ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के पांचों नियम हमने पढ़ा था, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ब्रीफली मैं आपको वापस समझा रहा हूं, आप एक बार समझ लेना कि हमने अभी तक जो पढ़ा था उसका निचोड़ क्या था। अब निचोड़ ये है कि टेंस चेंज होना है, क्या होना है वो नियम आपको पता है, सर्वनाम कैसे बदलना है वो पता है, निकटतम स्वर दूर शब्दों में बदलते हैं वो नियम पता है, वो सारे टेंसेस में समान रूप से काम करते हैं। लेकिन तीन चीजें मेन रूप से है, वो क्या है, आरबी क्या होगी, अच्छा संयोजक क्या होगा, ठीक है ना, आरबी क्या होगा, संयोजक क्या होगा, ये देखना है वो किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है यानी कि पहला प्रकार का वाक्य है, तो आरबी क्या रहेगी, वो रहेगी दैट, सॉरी आरबी रहेगी जो है मतलब टोल्ड, टेल, टोल्ड वगैरह वो सारी, और संयोजक क्या लगेगा, दैट लगेगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आरबी होगी आस्क्ड, क्या होगी, आस्क्ड, संयोजक क्या लगेगा, इफ या वेदर में से कोई लग सकता है,
कब लगता है? जब यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है तो। अच्छा, नहीं तो फिर वो WH वर्ड जो है वही संयोजक का, वही कनेक्टिव का काम करेगा। अच्छा, तीसरी बात करते हैं इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली शुरू होते हैं। उसमें क्या करना है कि आरबी को अपन एडवाइज्ड या सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड इस तरह से, ऑर्डर्ड इस तरह से चेंज कर देते हैं भाव के अकॉर्डिंग। लेकिन संयोजक क्या आएगा? टू आएगा, यहां ध्यान रखना। अच्छा, इंपेरेटिव की बात करते हैं ऑप्टेटिव की। तो ऑप्टेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर विज्ड कर देते हैं, ब्लेस्ड कर देते हैं, है ना, कर्स्ड कर देते हैं, इस तरह से ये उसकी भाव ये चेंज हो जाते हैं। और अंत में जो है वो इसका जो संयोजक जो लगेगा वो दैट लगेगा। यहाँ पर लास्ट में बचा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या विस्मय बोधक में क्या करना है कि आरबी जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय सोरो इस तरह से चेंज करना है आरबी तो। और संयोजक के रूप में किसका प्रयोग करना है? दैट करना। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स आप कि ये आपको लर्न करना है पूरी तरह से कि किसमें आरबी क्या लगेगी और संयोजक क्या लगेगा। आरबी क्या सबकी अलग अलग है देखो, लेकिन संयोजक तो तीन में कॉमन है, 1 2 3। असर्टिव ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में संयोजक दैट लगेगा, खाली इंपेरेटिव में टू लगेगा, और इंटरोगेटिव में ही इफ वर्ड जो WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गए होंगे। कुछ भी ऐसी चीजें आपको समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे इंडिविजुअल भेजिए, मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।